शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन के सेकंड पेपर के बारे में, जो कि बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। उसी के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करने का प्रयास रहेगा हमारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा यह। इससे पहले एक मॉडल पेपर 2023 का ऑलरेडी अवेलेबल है। 2 वीडियोज़ 2022 में मॉडल पेपर की अवेलेबल करवा दी थी हमने, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और महासंग्राम वीडियो जो मैंने डाला है 2023 में अभी 10-12 दिन पहले, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो एक बार आप प्लेलिस्ट में एजुकेशन की जो प्लेलिस्ट है शिक्षा शास्त्र की, उसमें जाएंगे तो तीनों पेपर की वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी कोई न्यू मॉडल पेपर दीजिए एजुकेशन के पेपर 2 का, अर्थात शैक्षिक मापन और मूल्यांकन का, बीए तृतीय वर्ष का। तो मैंने सोचा आपको दे दिया जाए। चलिए चर्चा करने का प्रयास करते हैं शैक्षिक मापन और मूल्यांकन से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से इसी प्रकार से और भी वीडियो का लुत्फ उठा सकें। बीए तृतीय वर्ष शिक्षा शास्त्र सेकंड पेपर मापन एवं मूल्यांकन, यानी मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इन एजुकेशन। ठीक है, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन में क्या क्या प्रश्न और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करने का प्रयास रहेगा। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जो खंड आ होता है वहाँ से जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या 10 होती है। 10 के 10 प्रश्नों को, अर्थात सभी प्रश्नों को करना आपको अनिवार्य होता है। एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। अगर आप ऐसा कर पाते तो उसके लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाते हैं 1 नंबर के लिए। इस प्रकार से जब 10 प्रश्न करते हैं तो आपको यहाँ से कुल मिलाकर के 20 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से खंड आ का कुछ चीज़ें हैं। अभी जो खंड बा में चर्चा करेंगे उसके निर्देश क्या होंगे और उसको लेकर के किस प्रकार से चीज़ें बताई गई हैं, चर्चा करने का प्रयास करते हैं। चलिए, आपका पहला जो प्रश्न है वो आ चुका है। भाई पहला प्रश्न क्या है, बहुलांक किसे कहते हैं बताएं। अच्छा, इसे बहुलांक लिख करके आपको छोड़ देगा। बहुलांक या बहुलक बात एक ही है, जिसको आप अंग्रेजी में मोड भी कहते हैं। तो ये आपको लिख करके छोड़ देगा, आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि बहुलांक को आपको परिभाषित करना है। बहुलांक को एक प्रकार से आपको मैं बता दूं कि ये सेंट्रल टेंडेंसी का एक माप होता है। बहुलांक यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की विभिन्न मापों में से एक विधि या भी होती है, खास करके तीसरी विधि होती है। एक होता है मध्यमान, यानी जिसको बोलते हैं आप जो है माध्य। एक होता है माध्यिका, जिसको बोलते हैं आप मध्यांक। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं माध्यिका को मीडियन और माध्य को बोलते हैं एक प्रकार से मीन। ठीक है, और बात की जाए अगर इसकी, तो तीसरा जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का होता है मतलब विधि, वो है बहुलांक। ठीक है, या बहुलक। तो बहुलांक की अगर बात करें तो ये तीसरी विधि है और इसको अंग्रेजी में मोड बोला जाता है। तो किसी भी आवृत्ति में बहुलांक वह मान होता है जो उस विवरण में बार बार आता है या सबसे अधिक बार जो संख्या आती है उसी को बहुलांक कहते हैं। ठीक है, हम इस प्रकार या कह सकते हैं कि भाई कोई विवरण दिया गया है, उस विवरण में जो सबसे ज़्यादा बार अर्थात सर्वाधिक आवृत्ति जिस शब्द की या जिस अंक की होगी, हालांकि शब्द कहना उचित ना होगा, अंक कहना उचित होगा। तो जिस अंक की आवृत्ति बार बार होती है उस वह अंक जो है, वह अंक दिया गई विवरण का क्या कहलाता है, बहुलांक कहलाता है या बहुलक कहलाता है। तो बहुलक का सिंपल सा मतलब ये होता है, जैसे मैं एक सीरीज लिखूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 3 2 4 2 5 2 6। अब यहाँ पर देखिए इस श्रेणी में आपसे पूछेगा, दी गई श्रेणी में बहुलांक ज्ञात कीजिए। तो बहुलांक क्या है, बहुल माने होता है ज़्यादा, अंक माने होता है अंक। तो बहुल अंक इसमें कौन सा है, देखिए 1 जो है एक ही बार आया, 3 भी एक ही बार आया है। ठीक है, 4 भी एक ही बार आया, 5 भी एक ही बार आया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 6 भी एक ही बार आया, लेकिन 2 जो है एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर तीसरी बार भी 2 आया। यानी 2 जो शब्द है, जो 2 अंक जो दिया गया है ये 3 बार आया है। अर्थात जो 2 है यही क्या है, दी गई श्रेणी में जो 2 अंक है वो बहुलांक है। ठीक है, क्या है, 2 अंक जो है वो बहुलांक है। इसी प्रकार से माध्य भी, माध्य जो होता है उसमें सूत्र होता है, उस सूत्र पर रख करके हम माध्य को निकालते हैं और माध्यिका को एक प्रकार से उसको भी सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2वां पद और समांतर माध्य का सूत्र होता है या माध्य का सूत्र होता है
ठीक है, जो दी गई श्रेणी होती है, जैसे कि इतने शब्द दिए गए थे, इन सभी को जोड़ लेते हैं। कितने शब्द मतलब कितने अंक हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। 8 से हम भाग दे देंगे, जो निकलेगा उस वो माध्य हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसी श्रेणी को हमको जोड़ना हुआ तो 3 1 4 4 और 3 1 4 4 2 6 6 4 10 10 2 12 5 12 5 17 17 2 19 19 और 6 कितना होता है 25। 25 का बटे हम 8 से भाग दे देते, 8 3 24, 3 पॉइंट एक प्रकार से और 1 करके ऐसे आएगा। ठीक है, तो 3.1 इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये समांतर माध्य हो जाएगा। ओके, और माध्यिका ज्ञात करने की अभी मैं एक प्रश्न रखा है, तो उस प्रश्न के बारे में मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा, तो उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो बहुलांक दी गई श्रेणी में सबसे अधिक बार जो आवृत्ति जिस अंक की होती है उसी को बहुलांक कहते हैं। ठीक है, गिलफोर्ड महोदय इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार होती है वह बहुलांक कहलाता है। कैनी और चीपिंग कहते हैं कि किसी भी विवरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो उसको बहुलांक या मोड कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बहुलांक के बारे में कुछ बातें। 50 शब्द इतने में आप आसानी से लिख पाते। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, मूल्यांकन। मूल्यांकन किसे कहते हैं भाई? मूल्यांकन की बात की जाए तो आपसे ऐसे मूल्यांकन लिखने का मतलब ये है कि मूल्यांकन की आपको परिभाषा देनी है, मूल्यांकन के बारे में बताना है। तो रेमर्स और गेज महोदय कहते हैं मूल्यांकन की परिभाषा को देते हुए कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से, अगर देखें व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से, तो जो उत्तम या वांछनीय होता है उसका ही प्रयोग किया जाता है, वो होता है मूल्यांकन। टारगेर्सन और एडम्स महोदय के अनुसार अगर देखें मूल्यांकन की परिभाषा, तो ये लोग कहते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना, कि भाई उस प्रक्रिया का या उस वस्तु का क्या मूल्य है ये निश्चित करना, यही प्रक्रिया कहलाती है मूल्यांकन। और इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से मतलब होता है शिक्षण प्रक्रिया या सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न जो अनुभव होते हैं उन्हीं अनुभवों की जो उपयोगिता होती है उसी के बारे में निर्णय देना, ये शैक्षिक मूल्यांकन का मतलब होता है। क्यूलेन और हन्ना कहते हैं कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की जो प्रक्रिया होती है वह मूल्यांकन कहलाती है। प्रोफेसर डांडेकर कहते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं, उन्हीं उद्देश्यों पर आधारित होता है शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक है, और कहते हैं कि मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में दी जा सकती है। और आगे कहते हैं कि जो इस बात को निश्चित करती है, ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया जो इस बात को निश्चित करती है कि किस सीमा तक विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है। मतलब जो शिक्षा का उद्देश्य है उस उद्देश्य में कहाँ तक एक बच्चा सफल रहा है, एक विद्यार्थी सफल रहा है, इसी की जांच करने वाली जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम मूल्यांकन कह सकते हैं। यानी मूल्य का अंकन करना कि भाई आप क्या हो, या कोई वस्तु है तो वस्तु कितने कीमत की है, उसकी क्या कीमत है, तो वो होता है मूल्यांकन। जैसे 1 किलो चीनी है तो 1 किलो चीनी, तो ये हो गया मापन उसका कि भाई इतने मात्रा में चीनी है तो वो मापन हो गया। लेकिन जब बात मूल्यांकन की होती है तो मूल्यांकन का मतलब होता है उसकी क्वालिटी को बताना कि भाई ये 1 किलो चीनी जो है वो कितने रुपए की है, तो वो 40 रुपये की। 40 रुपया ही 1 किलो चीनी का दाम इसलिए हुआ चूँकि उसका मूल्य का अंकन किया गया, और मूल्य अंकन करने के बाद में फिर 40 रुपये उस पर रखा गया। तो ये जो 40 रुपये चीनी का दाम रखा गया है, इस प्रक्रिया के मतलब कि जिस प्रक्रिया के द्वारा रखा गया वही प्रक्रिया कहलाती है मूल्यांकन। ठीक है, तो ये हो गया आपका मूल्यांकन। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं भैया? माध्यिका की बात की जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो प्रमुख माप होती है वो माध्यिका ही मानी जाती है। और माध्यिका की परिभाषा को देते हुए गैरेट महोदय कहते हैं कि जब व्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रमिक दशा में होते हैं, एक सिस्टोमेटिकल वे में होते हैं। क्रमिक दशा मतलब होता है आरोही या अवरोही क्रम में, या तो घटते से बढ़ते क्रम में लिखे हैं या बढ़ते से घटते क्रम में लिखे हैं तब। ठीक है, तो जब व्यवस्थित अंक या माप जो होते हैं क्रमिक दशा में होते हैं तो मध्य का जो अंक होता है वही माध्यिका कहलाता है या मध्यांक कहलाता है। जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि किसी मपनी पर मध्यांक वह बिंदु होता है जिसके ऊपर 50% केसेज रहते हैं तथा इतने ही केसेज नीचे रहते हैं।
कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि मध्यांक जो होता है वह अंक होता है जिसके ऊपर कोटिबद्ध विवरण के आधे प्राप्तांक जो होते हैं वो एक प्रकार से नीचे होते हैं और आधे प्राप्तांक जो होते हैं ऊपर होते हैं। मतलब कि एक ऐसा बिंदु मान लेते हैं अगर जीरो है तो जीरो के इधर जितना बिंदु रहेगा उतना इधर रहेगा, तो बीच का जो अंक है उसी को बोलते हैं मध्यांक। अच्छा, इसको निकालने की जो विधि होती है, जैसे मान लेते हैं मैं एक सवाल आपके समक्ष रखता हूँ। जैसे हमने अभी माध्यिका को लेकर के हालांकि मैं रखूँगा लेकिन एक प्रश्न है हमारे पास, लेकिन फिर भी मैं जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हमने लिख दिया 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने अंक हो गए आपके, देखिए 3 3 6 और 1 7 अंक हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पर ये दो मैंने लिख दिया, ये तो सीरियल से लिख दिया। अब यहाँ पर मैं एक शब्द यहाँ पर 8 यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, यही 8 मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब इस श्रेणी में दी गई श्रेणी की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, ऐसे आपसे प्रश्न देगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। मैं वैसे रख रहा हूँ, इसका जो है जो विवरण मतलब इसका जो उत्तर आएगा हो सकता है पॉइंट में आए या हो सकता है थोड़ा दूसरे तरीके से है, लेकिन देखने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर 8 हमने रख दिया आगे। अब इसको करना क्या है हमको, जैसे कोई श्रेणी दी जाएगी आपको ऐसे दी जाएगी तो ऊबड़ खाबड़ दी जाएगी। ऊबड़ खाबड़ कहने का मतलब ये है कि बड़े अंक आगे होंगे, फिर छोटे होंगे, फिर बड़े होंगे। सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या देख लेनी है। सबसे छोटी संख्या कौन है, 1 है, फिर उससे बड़ी कौन है, 2 है, फिर उससे बड़ी 3 है, फिर उससे बड़ी 4 है, उससे बड़ी 5 है, उससे बड़ी 6, उससे बड़ी 8 है, फिर 8 हम इधर लिख लिया। तो हमने एक क्या कर लिया, कोटिबद्ध कर लिया। एक हमने कैसा कर लिया, एक क्रमिक दशा में इसको सेट कर लिया। ठीक है, जब हमने इसको क्रमिक दशा में सेट करा तो आप देखिए कितनी संख्या है यहाँ पर, कितनी संख्या भाई, 7 संख्याएं हैं। ठीक है, 7 संख्याएं हैं। अब हमको क्या करना है, n+1/2वां पद, एक सूत्र होता है इसका, n+1/2वां पद। ठीक है, अच्छा यन क्या है, यन माने होता है जितने संख्या दी गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या दी गई है। ठीक है, तो यन माने यहाँ पर कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। 7 और 1 कितना होगा, 8 हो जाएगा। 8/2 है नीचे तो 8 मतलब कि बटे 2 से भाग कर देंगे, मतलब 8 को 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से जब 8 को आप भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4। यानी चौथे नंबर पर जो है आपका वही है माध्यिका। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर पर 4 है। इधर से भी गिनेंगे तो चौथे नंबर पर आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी जो बीच का अंक है यही निकला क्या, माध्यिका। तो चौथा अंक किसी को इसीलिए इसको मध्य का अंक कहते हैं, मध्य अंक। ठीक है, मध्य अंक। मध्यमान दूसरा होता है, मध्य अंक दूसरा होता है। मध्यमान अगर इसी श्रेणी का ज्ञात करना होता हमको, मैं अभी इसी श्रेणी का मध्यमान भी ज्ञात करके आपको दिखा रहा हूँ कि मध्यमान इसका क्या होगा। ठीक है, इसका मध्यमान मैं देख रहा हूँ। मध्यमान अगर मान लेते इसका माध्य ज्ञात करना होता तो क्या करते, मध्यमान का सूत्र होता है जो है संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या, अर्थात जितनी संख्याएं हैं उस सभी को जोड़ लेंगे और जितनी संख्या है उनसे भाग दे देंगे। जोड़ो इसको, 8 और 1 9, 9 2 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 11 और 3 कितना होगा भैया, 11 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बताओ फटाफट से। 11 3 14, 14 4 18। ठीक है, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 5 23, 23 और 6 कितना हो जाएगा, 23 और 6। यहाँ पर 7 कर लीजिए ताकि आपको काटने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए वही जोड़ ले, 23 और 7 कर लें। चले 23 और 7 कितना हो जाएगा, 23 7 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 हमने लिख दिया। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या, 7 से भाग कर दो। ठीक है, तो 7 से यहाँ पर भाग करो कितना निकलेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 17 21, 7 त्रिक 21 आया। यहाँ पर 3 लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा, फिर यहाँ पर 3 हुआ, फिर 7 त्रिक 21 यानी 3.3। ठीक है, तो 3.33 जो होगा ये मान निकलेगा क्या, मध्य का मान निकलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये होता है एक प्रकार से मध्यमान, जिसको बोलते हैं मीन, जिसको बोलते हैं माध्य। ठीक है, माध्यिका होता है n+1/2वां पद। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सहसंबंध। सहसंबंध क्या होता है, दो चल राशियों का पारस्परिक संबंध सहसंबंध कहलाता है और इससे यह ज्ञात होता है कि कोई भी दो गुण या दो क्वालिटी कितनी मात्रा में एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव या सहसंबंध। ठीक है, और लैथराप महोदय कहते हैं इसकी परिभाषा को देते हुए सहसंबंध की कि दो चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर सहसंबंध जो है वो संकेत करता है। जबकि गैरट कहते हैं कि दो या अधिक चल राशियों, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को ही हम सहसंबंध कहते हैं। गिलफोर्ड कहते हैं कि सहसंबंध गुणांक वह दशा होती है या वह संख्या है
जो यह बताती है कि दो वस्तुएं जो है वो किस सीमा तक एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है, और एक दूसरे का परिवर्तन, मतलब एक का परिवर्तन दूसरे के परिवर्तन को किस सीमा तक प्रभावित करता है, मतलब एक में अगर कुछ परिवर्तन हुआ तो दूसरे में भी परिवर्तन होता है या नहीं होता है, ये दिखाने का प्रयास करता है सहसंबंध, ठीक है। ब्लूमर और लिंडक्विस्ट कहते हैं कि जब वस्तुएं या व्यक्ति औसत से अधिक या औसत से कम एक दिशा में होते हैं और साथ ही साथ या इसी दिशा में भी औसत से अधिक या औसत से कम हो तो यह प्रवृत्ति सहसंबंध कहलाती है। मतलब एक चर दूसरे चर से कितना प्रभावित है और उसके परिवर्तन पर वह कितना प्रभावित होता है, ये मैटर करता है सहसंबंध में। तो सहसंबंध ये होता है, ठीक है। सहसंबंध की अगर बात की जाए, सहसंबंध के द्वारा ही अनेक वैज्ञानिक, सामाजिक और मतलब सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में क्या होता है, दो से जो अधिक घटनाएं होती हैं उनके आपसी संबंधों का स्पष्टीकरण कर पाते हैं। और सहसंबंध की ही सहायता से इस बात का भी पता लगता है कि जो तमाम सारी समस्याएं हैं उन समस्याओं का कारण और परिणाम में कितना और किस प्रकार का संबंध है, ठीक है, ये सब एक प्रकार से इसमें होती हैं। और सहसंबंध का प्रभाव हमारी भविष्यवाणी की अनिश्चितता में कमी लाता है। तो ये होते हैं सहसंबंध। अगला पॉइंट आप देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न है परीक्षण। परीक्षण किसे कहते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। परीक्षण माने क्या होता है, एग्जामिनेशन एक प्रकार से। तो परीक्षण क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो मानव व्यवहार का मापन परीक्षणों के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। परीक्षण एक प्रकार का ऐसा यंत्र या ऐसी तराजू होती है जिसके माध्यम से हम मानव व्यवहार की जो भिन्नताएं हैं उनका सही मापन कर पाते हैं कि भाई किस व्यक्ति के अंदर कितना टैलेंट है। इसका टैलेंट का अगर जानना हुआ, किसी बच्चे में टैलेंट को जानना हुआ तो परीक्षा होती है और परीक्षा के तदुपरांत ही हम पता लगा पाते हैं कि किस बच्चे का कितना नंबर आया और कौन सा बच्चा कितना टैलेंटेड है, ठीक है। L.E. टायलर महोदय परीक्षण को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि परीक्षण वह मानकीकृत परिस्थिति है जिससे व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिदर्श निर्धारित होता है। प्रतिदर्श माने होता है नमूना, ठीक है। एक प्रकार से उसके जो व्यक्ति का जो व्यवहार होगा उसका नमूना हमको पता चल जाता है कि भाई इसका व्यवहार कैसा होने वाला है परीक्षण के तदुपरांत। प्रोफेसर F.S. फ्रीमैन कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह मानकीकृत यंत्र है जो समस्त व्यक्तित्व के एक या अधिक पहलुओं का मापन क्या करता है, शाब्दिक या अशाब्दिक क्रियाओं या अन्य किसी प्रकार के व्यवहार के माध्यम से करता है। कुल मिलाकर के जो परीक्षण होता है एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें मानव का जो बिहेवियर होता है, जो मनुष्य का व्यवहार होता है, उसके तमाम प्रकार के जो पहलू होते हैं उन सभी पहलुओं का अध्ययन व्यक्तिगत तौर पर भी करता है, सामूहिक तौर पर भी करता है और तुलनात्मक रूप से भी करता है, शुद्धता वस्तुनिष्ठता के साथ करता है। तो कुल मिलाकर के परीक्षण जो होता है इसके द्वारा व्यक्ति के अंदर की चीज़ें हैं या जिसके बारे में पता लगाना उसके बारे में अच्छे तरीके से पता लगा पाते हैं, ठीक है। उसकी आंतरिक और बाह्य शक्ति के बारे में पता लगा पाते हैं, हर एक चीज़ के बारे में। तो ये होता है परीक्षण। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है सांख्यिकी। सांख्यिकी किसे कहते हैं भैया, सांख्यिकी की बात की जाए तो एक शिक्षा शास्त्री जो होता है सांख्यिकी को शैक्षिक आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में इकट्ठा करने के लिए प्रयोग में लाता है। और एक विधि होती है, जो आंकड़े होते हैं जो शिक्षा के, उन शिक्षा के आंकड़ों को इकट्ठा करने की एक विधि, एक प्रक्रिया कही जाती है सांख्यिकी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जो प्रदत्तों की निष्कर्षात्मक व्याख्या करती है। प्रदत्त माने होता है जो आंकड़े हमको मिले हुए हैं उन्हीं आंकड़ों की क्या करती है, व्याख्या करती है, निष्कर्ष के रूप में व्याख्या करती है। और वर्तमान समय में सांख्यिकी का अर्थ जो है प्राचीन काल के अर्थ से अलग हो चुका है, भिन्न है। परंतु आज भी आप देखिएगा आंकड़ों को इकट्ठा करने के अर्थ में आप देखेंगे सांख्यिकी का प्रयोग लगातार किया भी जा रहा है। सांख्यिकी की परिभाषाओं को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी है। जैसे लौबिट महोदय ने कहा कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो घटनाओं की व्याख्या करता है, उनका वर्णन करता है और उनकी तुलना के लिए आवश्यक जो आंकिक तथ्य हैं उन आंकिक तथ्यों का संग्रह भी करता है, वर्गीकरण करता है, सारणियन के संबंध में मतलब सारणियन से संबंध रखता है। तो कहीं ना कहीं पे सांख्यिकी जो होती है एक प्रकार से जो है सेलिंगमैन कहते हैं कि सांख्यिकी किसी जांच क्षेत्र पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से समंकों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना, व्याख्या करने की विधियों से संबंधित विज्ञान होता है। मतलब एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत जो डाटा हमको मिलता है, जो हमको जानकारी मिलती है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए या अन्य किसी क्षेत्र की बात की जाए, जो हमको चीज़ें मिलती हैं
उन चीज़ों का हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को हम उनको इकट्ठा करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं और उनकी तुलना करते हैं एक दूसरे से, उनकी व्याख्या करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया ये होती है, सारी की सारी जो चीज़ें, ये सब किसके अंतर्गत होती हैं, सांख्यिकी के अंतर्गत होती हैं, सांख्यिकी रूपी विज्ञान के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, समझ रहे ना चीज़ों को। तो ये है सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या है, शैक्षिक आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में एकत्रित करने की विधि होती है। ठीक है, जबकि मनोवैज्ञानिक इसको एक विज्ञान मानते हैं और जो कि क्या करती है, प्रदत्तों की निष्कर्षात्मक व्याख्या करती है, जो डाटा हमको मिलता है उसके निष्कर्ष के रूप में व्याख्या करती है। तो कुल मिलाकर के सांख्यिकी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सांख्यिकी के बारे में। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में मानक विचलन के बारे में। मानक विचलन क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मानक विचलन की बात की जाए तो मानक विचलन में खास करके आप देखिएगा, मानक विचलन जो होता है, दिए गए प्राप्तांकों के मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलनों के वर्ग में मध्यमान का वर्गमूल अगर करा जाए तो वही मानक विचलन होता है। कोई प्राप्तांक हमको प्राप्त है, उन प्राप्तांकों का हमने मध्यमान निकाला। मध्यमान माने क्या होता है, हमने क्या निकाला भैया, मध्यमान निकाला उसका। मध्यमान में क्या आता है, जो माध्य बोलते हैं इसको। ठीक है, तो माध्य हमने निकाल लिया और माध्य से जो हमको प्राप्तांक मिला, जो हमको मान मिला, मध्यमान मिला, उसी के विचलनों के वर्गों का जो योग होता है उसमें मध्यमान का वर्गमूल अगर कर दे तो वो मानक विचलन कहलाता है। अगर इसको हम एक परिभाषा के रूप में आपको समझाएं मानक विचलन को, तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मध्यमान से प्राप्तांकों का जो विचलन होता है वो x माइनस एम होता है। ठीक है, बराबर x। यहाँ पर x क्या है, x जो है स्कोर होता है, m जो है वो मीन है यानी माध्य है। ठीक है, और अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x है इतने बराबर, तो हम विचलन का जो वर्ग है उसी को x बोलते हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, विचलन के वर्ग को बोलेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो विचलन में वर्ग का अगर मतलब देखेंगे, विचलन में वर्ग का मध्यमान देखेंगे तो सिग्मा, चूँकि सिग्मा एक्स बटे एन होता है कुल मिलाकर के माध्य का सूत्र, यानी सिग्मा माने होता है जोड़ और ये एक्स माने यहाँ पर होगा कि कुल संख्याओं का योग। सिग्मा एक्स माने होता है कुल संख्याओं का योग कुल मिलाकर के। ठीक है, तो सिग्मा एक्स का माने होता है जितनी संख्याएं दी गई, जैसे 1 2 3 4 5 पूरी श्रेणी दी गई तो उसको जोड़ करके सिग्मा एक्स बोला जाता है। सिग्मा माने होता है जोड़। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे और बटे एन कर देंगे, तो ये हो गया विचलन में वर्ग का मध्यमान। ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन। अच्छा, विचलन से जो खास करके विचलन से वर्ग के मध्यमान का जो वर्गमूल निकलता है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इधर हम वर्गमूल निकालेंगे इसका तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन हो जाएगा। ये सूत्र हो जाएगा मानक विचलन का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मानक विचलन का यही सूत्र है और परिभाषा सूत्र भी है। ठीक है, क्या होता है, मध्यमान का जब हम वर्ग कर देते हैं, यानी कि मध्यमान से प्राप्त अंकों के विचलनों के वर्गों में मध्यमान का वर्गमूल ही मानक विचलन कहलाता है। ठीक है, और मानक विचलन से संपूर्ण समूह की विचलनशीलता का ज्ञान होता है। यह विचलनशीलता का सबसे अस्थायी और शुद्ध सूचक होता है और इसी कारण आप देखते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान के अधिकतर अध्ययनों में मानक विचलन का प्रयोग किया जाता है। किसी समूह की समजातीयता अथवा विषमजातीयता को ज्ञात करने के लिए भी एक प्रकार से मानक विचलन का ही प्रयोग किया था। श्रेष्ठ माप होती है चूंकि ये मानक विचलन, और मानक विचलन का संकेत चिन्ह जो होता है SD होता है। ठीक है, SD बोलते हैं इसको। ठीक है, S और D, SD एक प्रकार से होता है मानक विचलन का सूत्र, स्टैंडर्ड। ठीक है, और ग्रीक अक्षर जो सिग्मा होता है उससे प्रदर्शित किया जाता है इसको। सिग्मा आप समझते हैं। ठीक है, सिग्मा माने जानते हैं इस प्रकार का ये जो सिग्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को पता होगा मानक विचलन के बारे में। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 8वां नंबर, उपलब्धि परीक्षण क्या है। उपलब्धि परीक्षण की अगर बात की जाए तो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है भाई, उपलब्धि परीक्षण से विद्यार्थियों द्वारा जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का हम अवलोकन करते हैं, उस ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं और पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में आप देखिएगा प्रयोग भी करते हैं खास करके। तो उपलब्धि परीक्षण में विद्यार्थियों के द्वारा जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है उनको हम अवलोकन, उनको देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, या उपलब्धि परीक्षणों के माध्यम से हम शैक्षिक उद्देश्यों का मापन करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। फ्रीमैन कहते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है जो एक विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल का मापन करता है। परीक्षण एक विषय है, जैसे कि अंक गणित, प्रत्येक विषय का अलग अलग अंक तथा बहुत से विषय से के मिश्रित संपूर्ण अंक से प्रतिबंधित होना चाहिए।
मतलब जैसे कि क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है कि बालक ने क्या सीखा, क्या जाना, उसी का परीक्षण करना उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। किसी ने कितनी उपलब्धि हासिल करी किसी छात्र ने, उसी उपलब्धि को समझना, उसी उपलब्धि को जानना। सुपर महोदय कहते हैं कि एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा, वह कोई कार्य कितनी अच्छे तरीके से कर पाता है, कितनी भली भात तरीके से वो किसी कार्य को एक प्रकार से अंजाम तक पहुंचा पाता है। ये एक प्रकार से पता करने की विधि होती है उपलब्धि परीक्षण। ईबेल महोदय कहते हैं कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प होता है जो विद्यार्थी के द्वारा, अभिकल्प माने होता है एक 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 प्रकार से क्रिया या एक प्रकार से ऐसा माध्यम। तो उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा अभिकल्प या माध्यम होता है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान को, उसकी कुशलता को, यानी उसकी स्किल्स, उसके नॉलेज और उसकी पावर, उसकी स्टेमिना को, उसकी क्षमता को एक प्रकार से मापता है, वो होता है उपलब्धि परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण के द्वारा इन सभी चीज़ों का मापन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। को मिलाकर के किसी विशेष क्षेत्र में शिक्षण के पश्चात उस क्षेत्र में छात्र की योग्यता छात्र की या योग्यता के अलावा उसकी शक्ति कितनी है छात्र की, उसी के विकास की जो मात्रा होती है, उसी मात्रा को मापने की जो उपकरण होता है उसी को बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की जो टैलेंट होता है, व्यक्ति की या बच्चे की जो स्किल होती है, उसकी जो क्षमता होती है, उस क्षमता का मापन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया उपलब्धि परीक्षण। 9वां क्वेश्चन आप देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की अगर बात की जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आप लोगों ने नाम सुना होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में सेंट्रल टेंडेंसी जिसको बोलते हैं, इसकी मापों में आप देखते हैं समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक शामिल होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय उस माप से होता है जो प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो, उसको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि औसत वह अंक है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों के मध्यमान का द्योतक है। वर्मा और श्रीवास्तव कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस माप से होता है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। चल राशियों के इस प्रतिनिधित्वकारी माप, मूल्य या मात्रा को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाएगा। जिन सांख्यिकीय विधि या विधियों के द्वारा इस केंद्रीय मूल्य की गणना की जाती है उसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। कुल मिलाकर के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में जैसे मध्यमान हमने निकालना बताया, ठीक है, माध्यिका निकालना बताया, ठीक है, ये सब, और बहुलक निकालना बताया, तो ये यही सब होता है आपका, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्लियर। अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई, देखिए 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। माध्य। माध्य क्या होता है, जिसको बोलते हैं समांतर माध्य। माध्य को मैंने निकाल करके आपको बताया था। माध्य का मतलब या मध्यमान या माध्य जो होता है किसी भी अंक सामग्री के समस्त अंकों के योग को उन अंकों की संख्या से जब हम भाग देते हैं, जो प्राप्त हमको भजनफल होता है, उसी भजनफल को हम मध्यमान कहते हैं, और इसे अंकगणित में हम औसत भी कहते हैं, एवरेज कहते हैं। जैसे कि अभी चर्चा करने का प्रयास करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 आपको दिया गया है, तो 5 संख्या दी गई है, इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 5 4 9, ठीक है, 9 1 10, 10 और 5 15, इन सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, तो 3 आपका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 3 आपका आया, वो आया मध्यमान, ठीक है, या माध्य। समझ रहे हैं ना बातों को, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, सभी प्रश्न करने होंगे आपको, खंड बा के 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 8 क्वेश्चन, मतलब इसमें आप देखिएगा प्रत्येक प्रश्न का अंक जो, मतलब कि जो प्रत्येक प्रश्न के जो नंबर हैं वो 10-10 नंबर के एक प्रश्न है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न के नीचे आपको आर करके यानी अथवा करके दूसरा प्रश्न भी दिया गया है। अगर ये प्रश्न करने में आप सक्षम नहीं तो ये भी कर सकते हैं, ये करने में सक्षम नहीं तो ये भी कर सकते हैं, मतलब दोनों में से केवल और केवल एक ही प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अथवा के ऊपर वाला दे दो, चाहे अथवा के नीचे वाला दे दो, 200 शब्दों में देना है, 10 नंबर मिलेगा। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं, लेकिन जो अथवा करके दिया गया है उसमें से केवल एक ही, ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, ठीक है। चले प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है मूल्यांकन के उपकरण क्या है बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे मूल्यांकन के उपकरण के बारे में। मूल्यांकन के उपकरण की अगर बात की जाए
तो कई सारे उपकरण होते हैं मूल्यांकन के, तो वही आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न। परीक्षा के दृष्टि से बढ़िया प्रश्न है कि क्या क्या उपकरण होते हैं मूल्यांकन के। ठीक है, तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार अलग अलग उपकरणों का, अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है मूल्यांकन में। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली जो मूल्यांकन की जो विधि है या उपकरण है मूल्यांकन का, वो होता है परीक्षण विधि के द्वारा या परीक्षण के द्वारा। परीक्षण भी एक उपकरण होता है मूल्यांकन करने का। तो परीक्षा हम ले लेते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग शैक्षिक मूल्यांकन के लिए किया जाता है, आपको पता होगा। जैसे बुद्धि परीक्षण हो गया, सृजनात्मक परीक्षण हो गया, कौशल यानी स्किल परीक्षण हो गया, अभिक्षमता का परीक्षण हो गया, अभिवृत्ति का परीक्षण हो गया, रुचि का परीक्षण हो गया, उपलब्धि परीक्षण हो गया, मूल्य परीक्षण हो गया, व्यक्तित्व परीक्षण हो गया। ये सब परीक्षण एक प्रकार से उपकरण होते हैं। तो परीक्षण के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का मूल्यांकन कर लेते हैं। तो इन प्रयोगों के द्वारा या इन परीक्षणों के द्वारा जो प्रयोग होता है, लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक निष्पादन कई मामलों में हम करते हैं। मतलब कि मौखिक भी परीक्षा लेकर के और प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल करवा करके, लिखित परीक्षा लेकर के हम मूल्यांकन कर पाते हैं किसी व्यक्ति का या वस्तु का। दूसरा जो उपकरण होता है मूल्यांकन का, वो होता है स्वयं आलेख के द्वारा। मतलब बालक जो होता है अपने विषय में क्या और कैसे सोचता है तथा कौन सी बातें उसके लिए अनुकूल हैं, कौन सी बातें उसके विपरीत हैं यानी प्रतिकूल हैं, इन सभी पहलुओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्नावली विधि के द्वारा, आत्मकथा के द्वारा, डायरी, व्यक्तिगत डायरी, वार्तालाप, साक्षात्कार, इन सभी के द्वारा मूल्यांकन करते हैं हम स्वयं आलेख के द्वारा। कि भाई बच्चे से खुद लिखवा करके चीज़ें कि भाई वो कितना जानता है किसी मुद्दे के बारे में, तो खुद ही उससे लिखवा करके हम पता लगा पाएँ, तो स्वयं आलेख के द्वारा। तीसरा जो उपकरण होता है मूल्यांकन का, वो होता है अवलोकन के द्वारा। अवलोकन माने होता है देखना उसको। ठीक है, जैसे अवलोकन और अनुभवों के आधार पर वृत्तांत अभिलेख हो गया, जांच सूची हो गई, निर्धारण मापनी हो गई, समाज मिति विधि हो गई, अनुमान विधि हो गई। तो ये एक प्रकार से इन सभी के द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं अवलोकन के द्वारा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से अवलोकन भी मूल्यांकन का एक उपकरण है। और चौथा जो उपकरण है वो है परिक्षेपी प्रविधियों के द्वारा। परिक्षेपी प्रविधियों के माध्यम से क्या होता है, बालक का जो दमित और जो छिपी हुई इच्छाएं होती हैं, बच्चे के अंदर जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं, वो जो भावनाएं होती हैं जो दबी हैं, जो विचार दबे हैं, जो संवेग दबे हैं, जो मनोवृत्तियाँ उसके अंदर अंदर ही चल रही हैं, उन्हीं सभी को एक प्रकार से उन सभी के प्रक्षेपण का मापन करके मूल्यांकन उनका किया जाता है। इसमें शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, प्रशंसात्मक बोध परीक्षण और इसके अलावा रोस्या स्याही के धब्बों वाला परीक्षण, ये सब प्रमुख होता है। और मापन के पश्चात ही बालक के किसी पहलू का मूल्यांकन किया जाता है। और मापन और मूल्यांकन के उपकरण तथा प्रविधियाँ एक ही हैं। तो अगर आपसे पूछे कि मापन के विधियों के बारे में बताएं या मापन के उपकरण के बारे में बताएं, तो भी आप इन्हीं विधियों के बारे में बता सकते हैं। अगर आपसे पूछे मूल्यांकन की, तो भी आप इन्हीं 4 विधियों के बारे में बता सकते हैं। कौन कौन से? परीक्षण द्वारा, स्वयं आलेख के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, प्रक्षेपी प्रविधियों के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गए मापन के, मतलब मापन और मूल्यांकन के उपकरण जो मैंने आपको बताए। अगला प्रश्न है आपको आर करके दिया गया इसी में, अधोलिखित आंकड़े का मध्यांक ज्ञात कीजिए। मध्यांक निकालिए। मध्यांक का मतलब क्या होता है? मध्य का अंक जो हो। मध्य का अंक मतलब माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है यमडी। यमडी का मतलब होता है मीडियन। ठीक है, समझ रहे हैं? इसका सूत्र क्या होता है यमडी का? यमडी का सूत्र होता है भैया n+1/2वां पद। n+1/2वां पद। अब कैसे n+1/2वां पद निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर जो श्रेणी दी गई है आपको, ये ऊबड़ खाबड़ दी गई। मतलब कि 5 पहले, फिर 7, फिर 4, फिर 3, फिर 6, फिर 8, फिर 2, फिर 11, फिर 10। मतलब कोई छोटा है, कोई बड़ा है। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है? दी गई श्रेणी में हमको सबसे पहले क्या कर लेना भैया? सबसे पहले हमको इन आंकड़ों का अवरोही या आरोही क्रम में हमको सजा लेना है। मतलब या तो घटते से बढ़ते क्रम में, या तो बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है, घटते से बढ़ते क्रम में लिखोगे तो भी उत्तर वही आएगा, बढ़ते से घटते क्रम में लिखोगे तो भी उत्तर रहेगा। जैसे मैंने सबसे पहले छोटी सबसे संख्या कौन सी? 2। हमने 2 लिख लिया यहाँ पर। फिर उससे छोटी कौन सी, मतलब उससे बड़ी 3 है, 3 आपको लिख लेना है। 3 से बड़ी कौन है? 4 है, 4 लिख लिया। 4 से बड़ी कौन है? 5 लिख लिया। 5 से बड़ी कौन है? 6 लिख लिया। 6 से बड़ी 7 है, 7 लिख लिया। 7 से बड़ी 8 है, 8 लिख लिया। 8 से बड़ी कौन है? 10 है, 10 लिख लिया। 10 से बड़ी 11 है, 11 लिख लिया। तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या थी। यहाँ पर देखिए 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है,
तो हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको क्रमबद्ध रूप से सजा लिया। अब जब हमने इसको क्रमबद्ध रूप से सजा लिया भैया, तो अब हमको क्या करना है, जो हमने सूत्र बताया था क्या, n+1/2वां पद। तो n+1/2वां पद मतलब क्या होता है, n यानी कितनी संख्या है, 9 संख्या है, 9 लिख देंगे, +1, 1 माने यक, बटे 2, 9 यक 10, 10/2 बराबर कितना हो जाएगा, 10/2। 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, अर्थात जो 5वां पद होगा वही होगा मध्यांक। ठीक है, 5वां पद, तो 5वां पद कौन सा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद। 5वें पद पे आपका 6 आया, तो मध्य का अंक क्या है, 6 है। देखिए, अच्छा मैंने आपको परिभाषा जब बताई थी, मैंने बताया था जितना ऊपर होगा जितना नीचे होगा। देखिए 4 संख्या इसके इधर है और 4 ही संख्या इसके इधर है। ठीक है, अगर इधर से भी गिनेंगे 5वां पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, तो भी 6 आएगा। इधर से गिनेंगे तो भी 6 आएगा। इस प्रकार से मध्य का अंक कौन सा है, 6 है। तो मध्य का अंक निकालने के लिए तो छोटी श्रेणी थी, आप देख करके ही मध्य का अंक 6 निकाल सकते थे। लेकिन अगर कोई बड़ी श्रेणी आपको दी जाएगी या बड़ी संख्या दी जाएगी तो फिर वहाँ पर आपको दिक्कत होगी मध्य का अंक निकालने के लिए। ठीक है, इसीलिए n+1/2 पर जितनी संख्या दी गई है उस संख्या में 1 जोड़ करके 2 से भाग दे दो और जो निकले उसी पद को निकाल लीजिए, वही पद का जो अंक होगा वही होगा माध्यिका। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। ये हो गई माध्यिका। यहीं पर अगर माध्य निकालना होता तो कैसे निकालते, माध्य निकालना होता तो इन सभी को जोड़ देते, जितना आता उससे हम 9 से भाग कर देते, सॉरी कितने से भाग कर देते, 9 से, हाँ 9 संख्या तो 9 से भाग कर देते, तो निकल आता आपका माध्य। ठीक है, मध्यमान जिसको कहते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, सांख्यिकी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका बढ़िया पूछा गया, सांख्यिकी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। सांख्यिकी के कई प्रकार हैं, यही आपसे प्रश्न पूछा है, तो उसके विभिन्न प्रकार जो हैं उसके बारे में आपको वर्णन करना है। परीक्षा की दृष्टि से बढ़िया प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको एक प्रकार से लिखना अगर नहीं है या इस प्रश्न को आप नहीं जानते हैं तो इसके स्थान पर आप नीचे वाला प्रश्न कर सकते हैं, मापन के उद्देश्य और आवश्यकता की विवेचना आप कर सकते हैं। तो सांख्यिकी के प्रकार की अगर बात की तो कई प्रकार की सांख्यिकी होती है। जैसे पहली सांख्यिकी है सैद्धांतिक सांख्यिकी। सैद्धांतिक सांख्यिकी की बात की जाए तो इस प्रकार की सांख्यिकी में सूत्र निर्माण तथा विकास पर ध्यान दिया जाता है। मध्यमान, क्रम अंतर, विश्वसनीय आदि ज्ञात करने के लिए विकसित सूत्र इसी सांख्यिकी की देन है और इस प्रकार की सांख्यिकी के विकास में गणित का विशेष योग रहता है। तो ये पहली सांख्यिकी कौन सी हो गई आपकी, पहली सांख्यिकी हो गई सैद्धांतिक सांख्यिकी। दूसरी सांख्यिकी है भैया वर्णनात्मक सांख्यिकी। कैसी सांख्यिकी, वर्णनात्मक सांख्यिकी। वर्णनात्मक सांख्यिकी जो होती इस प्रकार की सांख्यिकी में समूहों की प्रकृति का विश्लेषण किया जाता है। जनसंख्या का विश्लेषण करना हुआ, किसी समूह का संगठन, समूह के संगठन के बारे में जानकारी हुई या उसके आधारों का प्रभाव हुआ, तथ्यों का संकलन करना हुआ, किसी का उद्देश्य निकालना हुआ, प्रस्तुतिकरण करना हुआ कुछ चीज़ का, तो इन सभी का वर्णन जो होता है जनसंख्या की प्रकृति, पड़ने वाले कारणों और परिणाम, इन सभी का विश्लेषण और व्याख्या जो होती है वर्णनात्मक सांख्यिकी के द्वारा ही होती है। तीसरी जो सांख्यिकी होती है वो होती है अनुमानिक सांख्यिकी। अनुमानिक सांख्यिकी की बात करें तो इस प्रकार की सांख्यिकी जो होती है प्रतिदर्श को आधार बना करके किसी बड़े समूह का अध्ययन किया जाता है। अनुमानिक सांख्यिकी जैसे कि आप देखते हैं दूध कभी नपाने आप अगर डेयरी पर गए होंगे तो डेयरी में एक छोटा सा एक प्रकार से एक होता है, तो उसमें सैंपल निकाला जाता है दूध का और उसी सैंपल को मापा जाता है, पूरा फैट निकाल लेते हैं कि भाई कितने फैट का दूध है और उसी आधार पर पूरे के पूरे ड्रम का या बाल्टी का आपके दूध का फैट और उसका रेट निकल आता है। तो कहीं ना कहीं पे मतलब छोटे से चीज़ों का परीक्षण करके हम संपूर्ण समाज के बारे में, संपूर्ण चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि भाई ये ऐसा है। जैसे हमने पता लगाया कि भाई ये मतलब कि व्यक्ति, हमने एक व्यक्ति को देखा मर रहा है, दूसरे व्यक्ति को देखा मर रहा है, तीसरे व्यक्ति को देखा मर रहा है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई सारे व्यक्ति मरणशील है, यानी मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। ठीक है, अब जब मनुष्य एक मरणशील प्राणी है तो उसमें रमेश, मुकेश सभी आ रहे हैं तो वो भी मरणशील प्राणी है। तो ये भी तो थोड़ा सा उल्टा होगा, लेकिन क्या होता है इसमें कि कोई छोटी सी चीज़ का हम पता लगा लें कि भाई ये चीज़ इसमें है। तो जैसे हमने समुद्र का जल चखा, समुद्र का जल हमने चखने के बाद में पता लगा कि भाई समुद्र के जल में कितना गंदगी है, कितना क्या है, तो पूरे के पूरे समुद्र का पानी का मापन थोड़ी ना करते हैं, थोड़ा सा ही सैंपल उठाते हैं। तो उसी प्रकार से अनुमानिक सांख्यिकी में सैंपल लेकर के उसकी शुद्धता और सरलता का अनुमान लगाया जाता है। चौथा जो होता है सांख्यिकी का मापन,
उसकी अगर बात की सांख्यिकी के प्रकार की, तो अगला है व्यवहारिक सांख्यिकी। व्यवहारिक सांख्यिकी में दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि जन्म मरण के आंकड़े हो गए, उत्पादन का आंकड़ा जो आय व्यय का आंकड़ा होता है वो, राष्ट्रीय आय का आंकड़ा, प्रति व्यक्ति आय हो गया। इन सभी का आंकड़ों का उपयोग हम व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत करते हैं। और जो पांचवी प्रकार की सांख्यिकी होती है वो होती भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी। भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी की अगर बात करें तो इस प्रकार की सांख्यिकी के आधार पर भविष्य कथन किया जाता है। इसमें दो या अधिक चल राशियों का सहसंबंध ज्ञात किया जाता है और इस आधार पर भविष्य में होने वाले जो परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों की घोषणा की जाती है, उन परिवर्तनों के बारे में बताया जाता है कि भाई भविष्य में परिवर्तन होने वाला है। तो यह प्रतिगमन के द्वारा भी उद्देश्य को पूरा करती है, मतलब भविष्य कथन, भविष्य में क्या होगा इसके बारे में बताने वाली सांख्यिकी भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी कहलाती है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की सांख्यिकी होती है। कौन कौन सी? वर्णनात्मक सांख्यिकी, अनुमानिक सांख्यिकी, व्यवहारिक सांख्यिकी, भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी और सैद्धांतिक सांख्यिकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। प्रश्न है मापन के उद्देश्य एवं आवश्यकता की विवेचना कीजिए। मापन का उद्देश्य क्या है और प्रश्न अगला क्या है? आवश्यकता। मापन का उद्देश्य और आवश्यकता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मापन के उद्देश्य और आवश्यकता की बात की जाए तो एक ही बात होती है, आवश्यकता और उद्देश्य। सबसे पहली बात, मापन का उद्देश्य और आवश्यकता इसलिए पूर्व कथन के लिए, चूँकि वर्तमान के आधार पर देखें तो भविष्य के बारे में सूचित करना या पूर्व कथन एक प्रकार से यही कहलाता है कि भाई भविष्य में हम कोई चीज़ जान लें तो उसी को बोलते हैं पूर्व कथन। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि व्यापारी के लिए कर्मचारियों का चयन कैसे किया जाए, अफसर के लिए कर्मचारियों से कैसे काम लिया जाए, इन सभी को पूर्व कथन के आधार पर सुबोधगम्य बनाना पड़ता है। लिपिकीय यांत्रिक परीक्षणों में पूर्व कथन वैधता ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। विद्यार्थियों की अभिरुचियों का पता लगा करके इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बनाया जाए ताकि उनकी रुचि उसमें पैदा हो और बालक पढ़ते रहें। तो ये सब होता है पूर्व कथन। तो मापन के द्वारा क्या होता है, पहले से ही हम किसी चीज़ के बारे में अगर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बारे में माप लेते हैं, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला उद्देश्य होता है मापन का, पूर्व कथन के लेकर के। दूसरा मापन होता है, मतलब दूसरा उद्देश्य है तुलना। चूँकि किसी की अगर हम मापन कर लेंगे किसी चीज़ का कि भाई ये बच्चा इतना पढ़ने में तेज है, ये बच्चा इतना पढ़ने में तेज है, तो फिर उनकी तुलना भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञान वृद्धि, व्यक्तित्व और समस्त प्रकार के शील गुणों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं और परीक्षणों के माध्यम से इन व्यक्तिगत भिन्नताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये चीज़। तीसरा जो उद्देश्य होता है इसका वो होता है निदान, मतलब परीक्षणों के माध्यम से क्या होता है, सीखने की जो समस्याएं होती हैं वो ख़त्म सी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर कहाँ पर डिफीट बच्चा खा रहा है, कहाँ पर वो गिर रहा है, और उसी चीज़ को उसके जो फाल वाला पॉइंट है वहीं पर जब हम पहुँच जाते हैं तो फिर उसका हम समाधान कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, उसका निदान, उस समस्या का निदान जो है मापन के द्वारा होता है। चौथी बात चुनाव और वर्गीकरण में। औद्योगिक संसाधनों में आप देखते हैं, सेना में, सरकारी कर्मचारियों में, विद्यालय में प्रवेश, इन सभी के लिए परीक्षणों का प्रयोग किया था ताकि क्या हो, व्यक्तियों का चयन किया जा सके कि भाई कौन सा व्यक्ति इसमें एक प्रकार से आने योग्य है, कौन सा नहीं है। तो मापन के द्वारा हम चुनाव कर पाते हैं। ठीक है, और किसी भी कैटेगरी को डिवाइड कर पाते हैं कि भाई सेक्शन ए, सेक्शन बी, या पढ़ने में या प्रतिभाशाली बालक है इसको अलग करो, ये मंद बुद्धि बालक है इसको अलग करो। तो वर्गीकरण करना हुआ, किसी अच्छे बालक का चुनाव करना हुआ, तो इन सभी में मापन की आवश्यकता और उद्देश्य की आवश्यकता होती है। और पांचवा जो उद्देश्य होता है, आवश्यकता होती है मापन का, होती है अनुसंधान। अनुसंधान की अगर बात करें तो अनुसंधान कार्य में व्यापक रूप से परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित और प्रयोगात्मक समूहों में परीक्षणों के प्रयोग का औचित्य बढ़ा है, मतलब बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है। और चूंकि आप देखते हैं कि अनुसंधान जो है वो मापन के द्वारा ही संभव हो पाता है, तो ये भी एक प्रकार से इसकी चीज़ों को है। इसके अलावा आप देखते हैं कि गुणों को पहचानना और परिभाषित करना, गुणों को व्यक्त करने वाले संक्रियात्मक विन्यास को निश्चित करना, गुणों को अंशों या योगों की इकाइयों में या योग की इकाइयों में मात्रा में, मतलब इकाइयों की मात्रा में इकट्ठा करना, अंकित करना, तो ये सब एक प्रकार से मापन का उद्देश्य होता है और आवश्यकता होती है इसकी। तो हर एक क्षेत्रों में आप देखिएगा मापन की आवश्यकता आजकल पड़ने लगी है। अगला प्रश्न आप देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा प्रश्न है मापन तथा मूल्यांकन के महत्व को बताइए। बढ़िया प्रश्न है, मापन और मूल्यांकन का महत्व। तो शिक्षा में आप देखिएगा मापन और मूल्यांकन का खास करके छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों तीनों के जीवन में बड़ा महत्व है।
और छात्र को अपनी प्रगति और योग्यता का पता लगाना लगता है इससे मापन और मूल्यांकन से, जिससे उनमें आत्मविश्वास आता है। अगर पढ़ने में तेज़ है बच्चा, उसको पता चल गया कि भाई हमारा रिजल्ट अच्छा आया, तो और पढ़ता है, तो उसे अध्ययन और परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। अध्यापक को अपनी शिक्षण विधि और शिक्षा योजना में सुधार करने का अवसर मिलता है। अगर बच्चा कम नंबर लाता है तो फिर टीचर को लगता है कि कहीं ना कहीं पे हमारी गलती भी रही होगी, तो उन चीज़ों को सुधारता है। अभिभावक को लगता है कि भाई हमने बच्चे का केयर नहीं किया, तो अभिभावक को अपने बच्चों की सही प्रगति का ज्ञान हो पाता है। संक्षेप में शिक्षा में कई उपयोगिता होती है मापन और मूल्यांकन की। सबसे पहली उपयोगिता जो होती है, महत्व होता है मापन और मूल्यांकन का, वो होता है छात्रों के चयन में सहायता। क्योंकि मापन और मूल्यांकन के द्वारा उपर्युक्त कई प्रकार के छात्रों को खास करके उनके कक्षाओं में प्रवेश देने में सहायता मिलती है कि कौन से बालक को किस कक्षा में प्रवेश पाना है और कौन सा बालक तीव्र गति का है, किसको किस सेक्शन में रखना है। इन सभी को सेट करने के लिए मापन और मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा महत्व है विशिष्ट योग्यता की माप में सहायता करना। किसी बार क्लास में बालक कौन सा सबसे तीव्र बुद्धि का है, सबसे प्रभावी बालक कौन सा है, प्रभावशाली बालक कौन सा है, तो उसकी अगर विशिष्ट योग्यता को हमको निकालना है, छांटना है, तो मापन या मूल्यांकन के द्वारा ही हम उस विशिष्ट प्रतिभा को हम सामने ला पाते हैं। तीसरा जो एक प्रकार से महत्व है वो होता है पाठ्य विषयों में, पाठ्य विषयों के चुनाव में सहायता। क्योंकि बालकों की विशिष्ट योग्यता की जांच जब हम कर पाएंगे, फिर उसके आधार पर हम उनको पढ़ाने के लिए व्यवस्था करेंगे, उनके सिलेबस को बदलेंगे, उनके लिए अलग अलग पुस्तकों की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, जब उनके हम टैलेंट को जान पाएंगे। चौथी बात, व्यवसाय संबंधी मार्ग का प्रदर्शन। ये भी मापन और मूल्यांकन का ही एक महत्व है, क्योंकि व्यवसाय संबंधी मार्ग प्रदर्शन हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए बालकों का ही कर पाते हैं। क्योंकि जब बालक पढ़ ही रहा होता है तो उसका ध्यान मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगाया जाता है कि भाई बच्चा किस क्षेत्र में ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, वो व्यापार करना चाह रहा है या कौन सा व्यवसाय चुनने में उसकी ज़्यादा रुचि है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी पढ़ाई करवाई जाती है। तो इसके लिए भी महत्व है इसका। पांचवा महत्व ये है कि भाई विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान हो पाता है कि विद्यार्थी जो है किस प्रकार के पढ़ रहे हैं और वो कैसा परिश्रम कर रहे हैं अपने बारे में, वो किस प्रकार से पढ़ रहे हैं और किस क्षेत्र में जा रहे हैं, सभी का मापन मूल्यांकन के द्वारा ही हम उनका जांच कर पाते हैं। छठा महत्व होता है कठिनाइयों का निदान। जो छात्र जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं उन सभी का हम निपटारा कर पाते हैं मापन और मूल्यांकन से। ठीक है, इसके अलावा पूर्व कथन में सहायता मिलती है मापन और मूल्यांकन के द्वारा, कि जब तमाम प्रकार के परीक्षण हम कर लेते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि भाई फलाने बच्चा ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, ऐसा, तो पूर्व कथन भी हम लगा सकते हैं अगर खास करके मापन और मूल्यांकन हो गया है तो। इसके अलावा आप देख सकते हैं शिक्षा में अपव्यय का निवारण होता है। ठीक है, अपव्यय माने क्या होता है, कम खर्चा होता है। अगर हम मापन और मूल्यांकन के तहत चलते हैं तो कम खर्चीली शिक्षा होती है। अध्यापकों के कार्य की जांच भी हो पाती है मापन मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा पाठ्यक्रम निर्माण और शिक्षण विधि में के चयन में सहायता भी मिलती है। तो इस प्रकार शिक्षा में मापन और मूल्यांकन कार्यक्रम जो है बालक, शिक्षक और शिक्षण प्रक्रिया के सभी पहलुओं में पग पग पर सहायता देता है, सहायता करता है, और ताकि शिक्षा क्या हो, शिक्षा के उद्देश्यों को अच्छे से अच्छे ढंग से प्राप्त किया सके और शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आ सके, एक प्रकार से शिक्षा आगे बढ़ सके, सभी लोग पढ़ सकें। इन सभी में भी मापन और मूल्यांकन की बड़ी उपयोगिता है और बड़ा महत्व है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निबंधात्मक परीक्षणों की विशेषताएं बताइए। बढ़िया प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षणों की विशेषता। निबंधात्मक प्रश्नों की अगर बात की जाए परीक्षण, तो निबंधात्मक परीक्षणों की विशेषता, पहली विशेषता इसकी है निबंधात्मक परीक्षणों की। कौन सी विशेषता भाई, एक बार मैं कहूँगा सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं कहूँगा क्या, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न है निबंधात्मक परीक्षणों की विशेषता। पहली विशेषता आप लिखिएगा, रचना एवं प्रशासन की सुगमता होती है निबंधात्मक परीक्षणों से। कैसे, क्योंकि रचना और प्रशासन की सुगमता इसलिए होती है, तो इन प्रश्नों की रचना सुगम होती है क्योंकि एक या दो पंक्ति के प्रश्नों के माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति की उपलब्धि का मापन कर लिया जाता है। जैसे कि आप जो यहाँ पर निबंधात्मक परीक्षण ही आपका हो रहा है, जैसे कि जो बीए की परीक्षा होती है उसमें जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो निबंधात्मक परीक्षण ही माना जाता है, क्योंकि इसमें एक दो लाइन पढ़ करके टीचर की जान जाता है कि आप कितने पानी में हैं, कितना आपने पढ़ा है और किस तरीके से आप उत्तर लिखे होंगे। तो इस प्रकार से आपके रचना और प्रशासन की जो सुगमता है वो भांप लेता है। दूसरी विशेषता इसकी होती है मितव्ययिता, यह जो है जो निबंधात्मक परीक्षण है ये कम समय में होता है, धन और सामग्री इन सभी का एक प्रकार से कम खर्च होता है। तो ये मितव्ययी प्रणाली है या परीक्षण है, बच्चे को जान लेना।
तीसरी जो एक प्रकार से विशेषता है निबंधात्मक परीक्षणों की, वो है विचारों की स्वतंत्रता। इस प्रकार की परीक्षाओं में क्या होता है कि व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर मिलता है और वो लिख पाता है अपने विचारों को, ठीक है। तो निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं, बीए में जब भी आप कोई परीक्षा के प्रश्न को लिख रहे हैं तो आप उसमें अपने विचारों का भी समावेश कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं कुछ भी लिखने के लिए, लेकिन वो उसी टॉपिक से रिलेटेड हो, कुछ भी ना लिख दें, मतलब टॉपिक वही हो, चैप्टर वही हो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप कुछ जो विचारधारा आपके मन में चल रही है उसको लिखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चौथी विशेषता है कि भावों की अभिव्यक्ति और आलोचनात्मक चिंतन पर जोर देती है एक प्रकार से निबंधात्मक परीक्षण। इसके अलावा लेखन शैली का निर्णय भी एक प्रकार से आपके अंदर हो जाता है। इसके अलावा उच्च मानसिक योग्यताओं का अध्ययन आप कर पाते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत मूल्य मतलब व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी होता है इससे, क्योंकि इसमें व्यक्ति के लेख के द्वारा उसके व्यक्तित्व के तमाम प्रकार के पक्षों के बारे में, जैसे कि उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, उसके मूल्य क्या हैं, व्यक्तित्व गुणों का मापन उसके हम कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षण भी मतलब जो निबंधात्मक परीक्षण होते हैं उसके द्वारा समस्त विद्यालयी विषयों में उपयुक्तता होती है वस्तुनिष्ठ मतलब निबंधात्मक परीक्षणों के द्वारा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की अपेक्षा निबंधात्मक परीक्षण जो होते हैं वो समस्त विश्वविद्यालय विषय में व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। आजकल आप देख रहे हैं हर विश्वविद्यालय में लिखित परीक्षाएं करवाई जा रही है अधिकतर, ठीक, कुछ में ऑब्जेक्टिव भी हो रही हैं। तो दोनों का अपना अपना महत्व होता है। नकल की कम संभावना इसमें बनती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि नकल करवा लेते हैं लोग, ये इसका वो 1 का 20, 2 का 2 का 30 इस प्रकार से, लेकिन उसमें भी क्या हो गया है अब जो है बांट दिया गया कि भाई कि वो कोडिंग कर दी गई कॉपी की, भाई कि कुछ लोगों का जैसे कि जो पहले का मतलब लगभग 8-10 सेट बनाया जाता है, कॉपी का 8 सेट होता है, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का सी है, या किसी का XYZ इस प्रकार से जो है सेट होता है, पेपर का कोड होता है। तो उसमें उस पेपर का मतलब एक कक्षा में लगभग 8 प्रकार के पेपर होते हैं। तो आप किसी बच्चे का नकल सही तरीके से नहीं करवा पाते हैं, इसमें भी कोई कुछ मात्रा में दिक्कत होती है। तो ये होते हैं निबंधात्मक परीक्षणों की विशेषताएं, ये हैं कि भाई इससे क्या होता है नकल की संभावना थोड़ी कम होती है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न की सहायता से मध्यमान की गणना कीजिए। मध्यमान मतलब कि इसका आपको निकालना है क्या, इसका निकालना है भैया आपको क्या निकालना है बाबू, इसका निकालना है आपको मध्यमान। मध्यमान का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें आपको ज्ञात करना है जो माध्य होता है, ठीक है। तो माध्य कैसे निकालना है इसका फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। कैसे निकालेंगे माध्य, देखिएगा सभी लोग कैसे निकालेंगे भैया। जो मध्यमान आपको निकालना है वो कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मध्यमान का सूत्र क्या होता है, m बराबर होता है सिग्मा x बटे n। सिग्मा x का मतलब होता है दी गई संख्याओं का जोड़, और n माने होता है कितनी संख्या दी गई है। तो देखिए 17, 12, 15, 13, 11, 9, 7, 14, 10, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्या दी गई है, यानी बटे में हमने 10 कर लिया सीधे, ठीक है। अब इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 17, 12 इन सभी को जोड़िए, कितना आएगा, सभी लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसको जोड़ें कितना आएगा भाई, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 40, 10, 50, ठीक है। 50, 10, 60, 60 और 60, 4, 64, 64 और 5 और 64 और 5 कितना हो गया 69, 69 और 2 71, 71 और 7 हो गया 78, 78 और 7 कितना हो गया 78 और 7 मैं आपको बताऊं 78 और 7 कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। 85, 10, 95, 95 और 10 105, 105 और 4 109, 109 और 6 115, 115 और 10 125 है 124, 124 मतलब 125 होगा, लेकिन एक संख्या इसमें थोड़ा सा बढ़ गई थी, वहाँ पर हमने 9 को 10 मान करके जोड़ दिया था। तो एक प्रकार से क्या होगा ये 124 जोड़ेंगे तो आएगा कितना आएगा 124 आएगा लगभग जोड़ेंगे। एक मैं फिर से मैं जोड़ दे रहा हूँ, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो आपको कितना निकलेगा 124 आएगा। मैंने जोड़ लिया इसको, ठीक है। तो 124 आएगा, ठीक है। 124 आया आपको, आपने जोड़ा, पूरी की पूरी संख्याओं का योग कितना हो गया 124, यानी सिग्मा एक्स का आपको कितना निकला 124। घटा देंगे तो भाई जब 10 से आप इसमें भाग देंगे तो 10 से भाग देंगे तो कैसा निकलेगा, यहाँ से 10 कट गया और यहाँ पर एक अंक जो है बाद दशमलव लग गया, एक अंक पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12.4 इसमें आ गया, कितना आ गया 12.4 आपका आ गया। एक मिनट रुकिएगा, 12.4, ठीक है। तो यही 12.4 जो निकला आपका, यही क्या हो गया मध्यमान हो गया आपका। समझ गए बातें, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आत्मनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को स्पष्ट कीजिए। आत्मनिष्ठ परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण
में आपसे क्या पूछा जा रहा है भैया, अंतर पूछा जा रहा है। आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है इसमें अंतर पूछा जा रहा है। तो चाहो तो आप ये प्रश्न कर सकते हो, चाहो तो आप मध्यमान निकाल सकते हो, ठीक है। सवाल की एक प्रकार से लगा सकते हो। सवाल लगाना तो बड़ा सरल होता है, लेकिन आप लोग अगर समझ पाए होंगे तो, हालांकि मैंने ऐसे समझा दिया कि आपके समझ में ज़रूर आया होगा। आत्मनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की अगर बात की जाए तो मतलब विभिन्न तमाम प्रकार के विद्वानों ने परीक्षणों का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया है। और परीक्षण को वर्गीकृत करने वाले विद्वानों में नाम आता है क्रोनबेक का, एनास्टैसी का, ठीक है। और परीक्षणों का वर्गीकरण प्रशासन के आधार पर, मानकीकरण के आधार पर, फलांकन के आधार पर, रूप के आधार पर, माध्यम के आधार पर, शील गुणों के आधार पर, कई आधारों पर किया गया है। हालांकि फलांकन के आधार पर अगर देखेंगे तो परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया है, और उन्हीं 2 भागों के बारे में यहाँ पर, एक है आत्मनिष्ठ और एक है वस्तुनिष्ठ। ये फलांकन के आधार पर होता है आत्मनिष्ठ परीक्षण, ठीक है। तो फलांकन के आधार पर परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आत्मनिष्ठ और एक होता है वस्तुनिष्ठ, और इसी के बीच में आपसे अंतर पूछा जा रहा है। तो आत्मनिष्ठ जो परीक्षण है, जिन परीक्षणों का फलांकन गुणात्मक आधार, मतलब कि परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होता है, कि जो परीक्षक है उसका जो व्यक्तिगत निर्णय है अगर उसके आधार पर फलांकन होता है तो वे आत्मनिष्ठ परीक्षण कहलाते हैं। ऐसा जो होता है निबंधात्मक परीक्षा में, साक्षात्कार में, पारिस्थितिक परीक्षण में, ये सब आत्मनिष्ठ परीक्षण होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की अगर बात की जाए तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या होता है, आत्मनिष्ठ माने होता है जैसे कि जो निबंधात्मक प्रश्न परीक्षा होती है, जैसे कि ये लिखित परीक्षा, जैसे कि मैं पेपर बता रहा हूँ, ये आपने लिखा तो ये आत्मनिष्ठ हो गया, आपकी जो विचार हैं आपने लिख दिया, तो ये लिखित परीक्षा। जो आत्मनिष्ठ परीक्षण मतलब होता है लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ मतलब होता है ऑब्जेक्टिव परीक्षा, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण, यदि एक परीक्षण पर किसी परीक्षार्थी को विभिन्न परीक्षकों के द्वारा 1 से अंक प्रदान किए जाएँ तो वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ कहलाता है। इसमें स्टेंसिल, उत्तर कुंजी या मशीन की सहायता से परीक्षण का फलांकन किया जाता है। मतलब जैसे कि OMR पैटर्न पर जो परीक्षा होती है वो होती वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ठीक है। समझ रहे हैं। तो ये हो गया एक प्रकार से इन दोनों में उन दोनों के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन के प्रयोजन को स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन के जो प्रयोजन हैं उनको आपसे स्पष्ट करने के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। मूल्यांकन के प्रयोजन की अगर बात की जाए तो कई मात्राओं में प्रयोजन होता है। जैसे छात्रों को एक दूसरे के लिए शिक्षाओं की उपयुक्तता निर्धारित करने में मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, और इसका कारण छात्रों को अपने आप के लिए और समाज के लिए व्यवस्थापन को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं में विभिन्न रूपता तथा एक जनतंत्र में विद्यार्थियों के लिए प्राप्त शैक्षिक और आर्थिक क्रियाओं की विभिन्न रूपता, ये सब खास करके। इसके अलावा छात्रों का आवश्यक मूल्यांकन लगातार और विस्तृत होना चाहिए, यदि उसे छात्रों के मार्गदर्शन की सहायता देने के महान कार्य को अधिकतम लाभ पहुंचाता है। तो मूल्यांकन के प्रयोजन का मतलब होता है, प्रोफेसर रेमर्स और गेज महोदयों ने क्या किया है कि मूल्यांकन के प्रयोजनों की ओर संकेत करते हुए कई विद्वानों के विचारों को इकट्ठा करके लिखने का प्रयास किया है। उन्हीं विचारों को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मूल्यांकन के प्रयोजन को स्पष्ट करने के लिए पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि छात्रों का मार्ग प्रदर्शन करना, जिससे कि वे सरलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसमें मूल्यांकन का प्रयोजन होता है। तो मूल्यांकन का प्रयोजन में क्या होता है, सबसे पहला प्रयोजन ये है कि छात्रों का मार्ग प्रदर्शन करना, जिससे कि वे सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। दूसरी बात, छात्रों की प्रगति, उनकी योग्यता को बताना, जिससे कि दूसरे लोग उन्हें ठीक से समझ सकें, इसमें भी मूल्यांकन का प्रयोजन होता है। छात्रों की टैलेंट को, छात्रों की योग्यता को उनको बताना कि भाई तुम इतने योग्य हो। तीसरी प्रयोजन मूल्यांकन का ये होता है कि छात्रों का विभिन्न कार्यों के लिए चुनाव करना, जिससे कि वे अपने अपने क्षेत्र में सफल रहें। चौथी बात, छात्रों का उनकी योग्यता एवं उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना कि ये छात्र ज़्यादा टैलेंटेड है, इनको अलग कर दिया, जो कम टैलेंटेड है उनको अलग कर दिया, इस प्रकार से। पाँचवीं बात ये है कि भाई छात्रों को आगे बढ़ने के लिए उचित ढंग से प्रेरणा यानी मोटिवेशन देना, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना यानी कंपटीशन उत्पन्न करना। छठी बात, ये सभी में मूल्यांकन का प्रयोजन ही होता है। छठवां बात ये कि छात्रों को जो शिक्षण दिया जाए उसमें अध्यापकों को उचित ढंग से निर्देशन देना, तो ये भी एक प्रकार से छात्र मूल्यांकन के प्रयोजन में शामिल है। सातवां पॉइंट ये आप लिख सकते हैं कि छात्रों की उपलब्धियों की जांच करके या उनकी जांच कर समाज में विभिन्न प्रकार के मानदंडों को निर्धारित करना, ये भी एक प्रकार से मूल्यांकन के प्रयोजन में आता है। आठवीं बात, छात्रों को विभिन्न प्रकार की स्थितियों में काम करने का अवसर देना,
और उनके अनुभव प्राप्त करने में सहायता देना, ये सब आता है। इसके अलावा छात्रों के लिए उनकी योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करने में सहायता देना, ये सभी में मूल्यांकन का उपयोग होता है। और छात्रों की योग्यता, उनका ज्ञान, उनका विवेक, उनको जान करके सुयोग्य नागरिक और उनको नेता बनने में सहायता देना कि ताकि वो किस दिशा में जा रहे हैं और उसी दिशा के लिए जब उनका मूल्यांकन हो जाता तो फिर पता लगता है कि भाई बालक क्या चाह रहा है और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये हो गया मूल्यांकन का प्रयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मध्यमान विचलन एवं प्रमाणिक विचलन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। मध्यमान विचलन और प्रमाणिक विचलन की अगर बात की जाए तो देखिए, मध्यमान विचलन जो होता है और प्रमाणिक विचलन दोनों ही विचलनशीलता की गति की मापक हैं, लेकिन जहाँ प्रमाणिक विचलनशीलता की गति शुद्ध मापन है, वहीं पर मध्यमान विचलन की अगर बात की जाए तो ये कम शुद्ध मापक होता है। प्रमाणिक विचलन जो होता है ज़्यादा शुद्ध होता है और मध्यमान विचलन कम शुद्ध होता है। इसका कारण यह है कि मध्यमान विचलन ज्ञात करने में प्राप्तांकों के विचलनों को जोड़ते समय धन एवं ऋण चिन्हों को उपेक्षित कर दिया जाता है, जो कि गणितीय दृष्टिकोण से गलत माना जाता है। जबकि प्रमाणिक विचलन जो होता है उसको ज्ञात करते समय प्राप्तांकों के विचलनों का वर्ग कर दिया जाता है। जब हम किसी का वर्ग कर देते हैं तो फिर ऋण और धन का कोई झंझट ही नहीं रहा, तो इससे क्या होता है, एकदम शुद्ध माप निकलती है। तो इस तरह प्राप्त विचलनों के वर्गों को जोड़ते समय धन और ऋण चिन्हों को उपेक्षित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस प्रकार से जो प्रमाणिक विचलन है वो ज़्यादा प्रमाणिक है, इसलिए इसको प्रमाणिक कहा गया। मध्यमान विचलन थोड़ा सा कम प्रमाणिक माना जाता है, चूँकि इसमें धन और ऋण में दिक्कत होती है। दूसरी बात, प्रमाणिक विचलन केवल मध्यमान से प्राप्त अंकों का शुद्ध विचलन ज्ञात करने का माप होता है, जबकि मध्यमान विचलन मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक तीनों में से किसी एक के संदर्भ में प्राप्त अंकों का विचलन ज्ञात करने का माप होता है। तीसरा अंतर यह है कि मध्यमान विचलन का प्रयोग लगभग समान वितरण में किया जाता है, जबकि प्रमाणिक विचलन का जो प्रयोग होता है वो शुद्ध सामान्य वितरण में किया जाता है। प्रमाणिक विचलन के आधार पर समान वितरण में प्रमुख भविष्यवाणियाँ भी की जा सकती हैं। ठीक है। चौथा अंतर ये है प्रमाणिक और माध्य विचलन में कि मूल प्राप्तांकों को प्रमाणिक प्राप्तांकों में बदलते समय, रेखीय सहसंबंध गुणांक की गणना करते समय, सांख्यिकीय अंतरों की सार्थकता का अध्ययन करते समय, सामान्य संभावना वक्र का अध्ययन करते समय, समूहों की सजातीयता एवं विषम जातीयता का अध्ययन करते समय, अन्य अध्ययनों की इसकी विविध उपयोगिता है, जबकि मध्यमान विचलन की नहीं होती है। तो प्रमाणिक विचलन ज़्यादा एक प्रकार से उपयोगी होता है, मध्यमान उतना कम होता है, लेकिन फिर भी दोनों एक प्रकार से जहाँ पर समानता स्थापित करते वहीं पर अंतर भी दिखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इन दोनों में अंतर मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। आपको बता दूं, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में खंडसा में आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। 5 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, केवल और केवल आपको 2 प्रश्न ही करने होते हैं, कहीं कहीं पर 4 प्रश्न ही दिए जाते हैं। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है, बात ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है, मापन की परिभाषा दीजिए, इसके विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आवृत्ति वितरण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न सोपानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। वहीं तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तम परीक्षण की क्या कसौटियां हैं, संक्षेप में बताइए। और चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया कि किन निम्नलिखित प्रदत्तों से चतुर्थांक विचलन की गणना कीजिए। आपको ये एक प्रकार से चतुर्थांक विचलन की गणना करने को लेकर के यहाँ पर डाटा दिया गया है, इस प्रकार से पूछा गया। और एक प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पर हमने नहीं लिखा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5वां प्रश्न में, परीक्षण से आप क्या समझते हैं, परीक्षणों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आप लिख लीजिए, परीक्षण के बारे में पढ़ लीजिएगा। परीक्षण से आप क्या समझते हैं, परीक्षण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने लगातार कमेंट किया और उसी कमेंट के अनुसार ही मैंने एक प्रकार से यह मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास किया। आपके लगातार कमेंट आ रहे थे, उन्हीं कमेंट को मैंने देखा और देखने के बाद में लगा कि भाई आपको देना चाहिए वीडियो। हालांकि इससे पहले एक मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लगातार कमेंट ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं वीडियो बनाने पर एकदम से मजबूर हो गया और आप लोगों के समक्ष में आ गया। ठीक है, तो आप लोगों का कर्तव्य है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, सभी दोस्तों के पास पहुंचाएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, और अपने छोटे जो भाई बंधु उनको बताएं शुक्ला स्टडी पॉइंट के बारे में कि बीए अगर कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं तो शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको एक प्रकार से कोई दिक्कत ना हो।
आपको मैं बता दूं कि बीए के क्षेत्र में शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए लगातार काम कर रहा है। पिछले 5 वर्षों से आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं और पिछले 5 वर्षों से बीए के क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई है। उसका कारण है आपका मोटिवेशन जो आप लोग मुझे देते हैं, और उसी कारण से मैं आपके लिए मेहनत करता हूं और आपको एक प्रकार से पढ़ाने का काम करता हूं। बस आपका ही साथ चाहिए इसी प्रकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।